प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मनदीप आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों को हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं? आप लोग ये कमेंट करके हमें जरूर बताते रहें। जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको और भी नई नई कहानियां हमारे सुकून एफएम चैनल पर मिलती रहेगी। और आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और जल्दी से अपने 2000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी और लेकर आ रहा हूँ, बिलियनियर सीईओ वाइफ। वो कहानी भी बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए आज की कहानी सीईओ से शादी में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 11वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इशिका जिमी से पूछने के बाद विक्रांत का पसंदीदा खाना बनाने में लग गई थी। आज वो बड़े ही तल्लीनता से खाना बना रही थी, जैसे आज तक उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। आज वो दिखाना चाहती थी कि वो सच में एक बहुत ही अच्छी शेफ है और वो विक्रांत की नजरों में अपने आप को अच्छा भी साबित करना चाहती थी। लेकिन जिम्मी वहीं बैठी बेचारी परेशान थी। वो तो यही सोच रही थी कि अगर विक्रांत को खाना पसंद नहीं आया तो आज इस हवेली में पता ही नहीं क्या होने वाला है। वो खुद भी नहीं जानती थी। विक्रांत का गुस्सा सहने लायक नहीं था। विक्रांत अगर एक बार गुस्सा हो जाता तो वो पूरे हवेली को सर पर उठा लेता था। फिर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि विक्रांत को सामने से कुछ कह दे। विक्रांत का गुस्सा सबको सहन करना ही पड़ता था। यही सोच सोचकर जिम्मी का तो बेचारी का दिल बैठा जा रहा था कि आज पता नहीं इशिका के साथ आखिर होगा क्या। इशिका अपने काम में जुटी हुई थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि विक्रांत को खाना कैसा लगेगा। उसने जल्दी जल्दी से सारा खाना बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके वो लगभग अपने काम पर चरम सीमा पर भी पहुंच गई थी। उसने सारा खाना बना लिया था। तभी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया गया था। विक्रांत जो अभी स्टडी रूम में ही बैठा था, जेमी ने वहां जाकर उसको कहा, यंग मास्टर खाना तैयार है। विक्रांत ने कहा, चलो मैं आता हूं। उसके बाद वो वॉशरूम में गया और अपना हाथ मुंह धोकर बाहर आया। तभी वो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर चला गया था। जैसे वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा, उसे वहां पर आज कुछ अलग ही खुशबू आ रही थी। उसे एहसास हो गया था कि इशिका ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन वो अपने आप पर ये चीजें जाहिर नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इशिका उसके चेहरे से ही पढ़ ले कि उसे अच्छा लगा है। तभी धीरे धीरे करके वो लोग नाश्ते पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। जैसे विक्रांत ने पहली बाइट ली और उसने स्वाद चखा, वो उसके दिल में पूरे नीचे तक उतर गया। उसने ऐसा खाना आज तक किसी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में भी नहीं खाया था और बहुत ही गजब लाजवाब चीज बनी हुई थी। एक बार तो उसे लगा कि वो इशिका की प्रशंसा कर दे और उससे कहे कि उसने बहुत टेस्टी और लाजवाब खाना बनाया है, लेकिन ये उसके स्वभाव में नहीं था। उसने आज तक कभी किसी की इस तरीके से सराहना की ही नहीं थी। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि आज इशिका अरोड़ा ने जो खाना बनाया था वो सच में ही काबिल तारीफ था। लेकिन उसने ये बातें होठों पर आने नहीं दी। डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई उल्लास नहीं था और कोई सहजता भी नहीं थी, लेकिन सब चुप्पी ऐसी थी कोई शब्द जैसे किसी ने पिन ऑफ साइलेंस था। इशिका ने 2 बार बातचीत की पहल भी की, लेकिन विक्रांत ने केवल एक ही शब्द में उत्तर देकर उसे निराश कर दिया। वो बार बार उसे कह रही थी, ये ट्राई करो, ये खा लो, ये देखो कैसा बना है, तुमने बताया भी नहीं कैसा बना है। लेकिन विक्रांत कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। उसने चुप्पी की एक दीवार सी खड़ी कर दी थी और जैसे इशिका की आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पा रही हो। इशिका भी ये देखकर बिल्कुल परेशान सी हो गई थी। तब जैसे ही उसका खाना पूरा हुआ, उसने धीरे से नैपकिन से होठों को पोंछ लिया और कहा, थैंक यू विक्रांत। वो ज्यादा खाती भी नहीं थी और जरूरत पड़ने पर कुछ ऐसा कर लेती थी। और आज का ये डिनर उसके लिए कोई सामान्य नहीं था। आज ये उसके दिल में बस गया था और वो क्योंकि इतनी भावुक थी, उसने सब कुछ एक एक चीज को अपने अंदर सहेज लिया था। विक्रांत ने उसकी ओर देखा और फिर छोटा सा उत्तर दिया, थैंक यू इशिका। इशिका ने तो थैंक यू इसलिए कहा था क्योंकि आज तक उसने अपने अनाथालय के अनुशासन में सीखा था कि अगर कोई उसके साथ बड़े प्यार से पेश आए,
और तो उसे थैंक यू बोल देना ही चाहिए। वो उस आदमी के घर में थी जिसके साथ वो शादी करके आई थी, जिसे वो अपने पूरी तरह से अपनाने दे रहा था, और उसने इसलिए थैंक यू कहा था। तभी वो खाना खाकर उठी ही थी और उसने देखा कि मेज पर तो बहुत ज्यादा चीजें फैल गई है, तो वो खुद ही उठकर मेज साफ करने लगी। तभी विक्रांत ने उसे रोकते हुए अपनी जिमी की ओर देखते हुए संकेत किया, इशिका, ये जिमी कर लेगी या किसी से करवा लेगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भले ही उसने इशिका से बिना किसी ठीक वजह जाने ही विवाह कर लिया था, पर जब तक वो उसकी पत्नी थी और वो इस घर की मालकिन भी थी, इसलिए वो ऐसे उसे काम करते हुए कैसे देख सकता था। तभी जिमी ने भी सिर झुका लिया और आज्ञा स्वीकार कर ली और अपने काम में लग गई। इशिका को यह देखकर बड़ी असहजता महसूस हो रही थी। उसे सफाई करने की भी आदत थी और अपना काम उसे और किसी से करवाना अच्छा नहीं लगता था। जैसे जिमी उसकी ओर आई, उसने धीरे से कहा, थैंक यू जिमी। लेकिन जिमी ने पूरा सिर हिलाया और चुपचाप अपना कार्य करती रही। अंतिम प्लेट उठाते हुए जिमी ने प्रश्न किया, क्या आप लोग चाय पिएंगे? परंतु विक्रांत ने तीखी आवाज में कहा, नहीं जिमी, मैं नहीं पीऊंगा। जिमी ने तुरंत सिर हिलाया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से चली गई। उसकी भारी भरी चुप्पी में इशिका ने जम्हाई लेते हुए बात शुरू की। उसकी आंखों में दिन भर की थकावट स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये शांति उसके लिए बिल्कुल अपरिचित सी थी। न तो उसके मन को सुकून दे रही थी और न ही असहज, लेकिन एक अनजाना खालीपन उसमें समाया हुआ था। तभी उसने बात शुरू करते हुए फिर विक्रांत से कहा, यदि आप बुरा न माने तो हम कल मेरे काम के बारे में बात कर सकते हैं। तभी विक्रांत ने उसकी ओर देखा। उसके मन में भी प्रश्न उठ रहा था कि आखिर वो दिन भर क्या करती थी जिससे उसे इतनी थकान हो जाती थी। उसे तो केवल खरीदारी करते और अपने पिता ग्रोवर से ही मिलने जाना था। ऐसे में वो क्या इतनी थकान से भर गई थी? थोड़ी देर के बाद वो सोचते हुए बोला, हाँ ठीक है। तभी इशिका ने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, ओके, गुड नाइट। और उसके बाद वो खाने की मेज से उठी और बाहर की ओर चली गई। विक्रांत ने केवल सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखा। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था, वो बिल्कुल ही कम बोलता था। इशिका ने जाते ही विक्रांत ने अपना मोबाइल उठाया और जो आज के मुख्य समाचार थे उसको जानने के लिए देखने लगा। वो अपने ऊपर स्टडी रूम में चला गया। उसने निश्चित किया कि आज रात वो वहीं पर सोएगा, शायद देर रात तक काम करने का बहाना बनाकर, ताकि किसी असहज परिस्थिति से बचा जा सके। उसे हमेशा यही लगता था कि अगर वो एक साथ सोएंगे तो कहीं अनजाने में ही कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मन ही मन उसके भीतर ही भीतर वो सोच रहा था कि उसे एक अजनबी स्त्री के लिए अपने बेडरूम को भी छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? उसके मन में विचारों की श्रृंखला टूट गई। तभी सामने से उसने मोबाइल की स्क्रीन पर एक न्यूज देखी। एक गोल्ड डिगर ने ग्रोवर इंडस्ट्रीज के वारिस से शादी की। और जैसे ही उसने ये लाइन देखी, वो एकदम से ठिठक सा गया। उसे पता चल गया था कि वो सब लाइनें इशिका के बारे में लिखी गई थी। लोग उसे गोल्ड डिगर समझने लगे थे। लोग समझने लगे थे कि किस तरीके से एक ऐसी लड़की ने, जिसके आसपास कभी कुछ था ही नहीं, उस लड़की ने विक्रांत ग्रोवर को फंसा कैसे लिया। क्योंकि ना तो आज तक किसी ने उन दोनों की कोई प्रेम कहानी सुनी थी, ना ही कभी उनके अफेयर के बारे में सुना था। इसी कारण से सब लोग इसी अचंभे में थे कि इस लड़की ने एकदम से इस विक्रांत ग्रोवर को फंसा कैसे लिया। लड़कियां भी हैरान थी, जो हमेशा विक्रांत के पीछे पीछे दौड़ती थी। उनके अंदर भी गुस्से की लपटें उठ चुकी थी। वो बेचारी तो हमेशा मौका ही देखती रही कि विक्रांत को फंसा ले, लेकिन कोई एक ऐसी लड़की आई जो विक्रांत को फंसा भी लिया और उसे शादी भी कर ली। विक्रांत यही सोच रहा था, लेकिन दिल्ली के एक अलग ही फ्लैट में आरव अपने लैपटॉप स्क्रीन पर घूरते हुए मंद मंद मुस्कुराया जा रहा था। आधी रात का समय था और मानो उसकी आंखों में अब भी ताजगी थी, जैसे अभी अभी दोपहर हुई हो। अपने कार्यों पर बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा था। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इशिका कभी ऐसे इंसान से विवाह कर लेगी, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो उसे हमेशा नीचा दिखा सके। उसका स्वास्थ्य हाल के दिनों में कुछ बिगड़ा था, लेकिन कॉलेज के जमाने से ही वो ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अब मीडिया और ब्लॉग जगत के प्रभावशाली चेहरे बन चुके थे।
उसने बहुत से पत्रकारों और लेखकों से मेलजोल भी बना लिया था, जो अब अपने प्लेटफॉर्म पर हर रोज नए पाठकों को जोड़ने के लिए प्रयासरत थे। और जैसे ही उन्होंने सुना कि ग्रोवर इंडस्ट्रीज के वारिस का विवाह हो गया है, तो मानो उनके प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक अचानक ही बढ़ गई। रातों रात ऐसा हो गया कि उनकी टीआरपी इतनी बढ़ गई, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इधर आरव अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि मानो उसने पूरे शहर के सामने सच्चाई उजागर करके कोई उपकार कर दिया हो। ये सारी खबर जो अभी मीडिया में चल रही थी, ये सब की सब आरव ने ही उन मीडिया और ब्लॉगरों तक पहुंचाई थी जो उनके दोस्त थे। जैसे वो अपने आप में खुश था, तभी पीछे से किसी की आवाज आई। उसे सुनकर वो चौंक गया। बेबी, अभी तक जाग रहे हो? क्या कर रहे हो? तन्वी, ये वही लड़की थी जो उसकी प्रेमिका बन गई थी। आजकल वही उसके प्यार में पड़ी हुई थी और वो आंखें मलते हुए वहां पर आ गई थी। इसी के कारण ही इशिका को अपना प्यार खोना पड़ा था। वो वहां पर आई और उसके करीब आकर बोली, बेबी लैपटॉप बंद करो ना, चलो सोने चलते हैं। तभी वो वहीं पर खड़ी खड़ी मुस्कुराने लगी। उसने अपने एक हाथ से गाउन को थोड़ा सा नीचे भी सरका दिया ताकि उसके गिरफ्त में आरव आ जाए। वो अब आरव को एक सेकंड के लिए भी कुछ और सोचने नहीं देना चाहती थी। उसे पता था कि अगर आरव के पास थोड़ा सा भी समय हो गया तो वो कहीं न कहीं इशिका को याद करने लग जाए, और अगर इशिका को उसने याद कर लिया तो ऐसा ना हो कि वो उसे छोड़ दे और तुरंत इशिका के पास भाग जाए। वो ऐसा चाहती नहीं थी। उसने बहुत ही जतन कर करके इशिका को उससे दूर किया था। अब वो नहीं चाहती थी कि वो इशिका के पास दोबारा चले जाए। तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया, और जैसे उसने आरव को खींचा, आरव बिल्कुल उसके होठों के करीब आ गया था। तन्वी ने आरव को हटने का मौका ही नहीं दिया और झट से उसके होठों पर होठ रख दिए और उन्हें चूमने लगी। तभी उसने कहा, मुझे इंतजार मत करवाया करो बेबी। तभी आरव को भी कोई चीज का ख्याल ही नहीं रहा। वो उसमें खोता ही जा रहा था। उसने तन्वी से कहा, माफ कर दो। वो उसके होठों में ऐसा खो गया था जैसे उसका पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर हो, और वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। यदि तन्वी को ज्ञात होता कि वो अब भी इशिका की पीछे ही भाग रहा है और उसी के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने के लिए आधी रात तक जाग रहा है, तो शायद वो उसके साथ इस तरह समर्पित नहीं होती, क्योंकि वो भी एक लड़की ही थी। वो जानती थी कि अगर आरव एक लड़की को बर्बाद करने के लिए इतना भी सोच सकता है तो उसे पाने के लिए क्या नहीं कर सकता। वो यही चाहती थी कि आरव कैसे भी करके इशिका से दूर ही रहे। इसी को सोच सोच कर तन्वी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, पर आरव का मूड नहीं था। वो तो बस इशिका के अंदर ही खोया हुआ था। वो अपने दिमाग में बस प्लानिंग करते जा रहा था कि कैसे करके वो इशिका से अपना बदला ले। वो यही सोच रहा था कि उसे अभी भी प्रेम करता है या फिर उसकी गैर हाजिरी में अब उसे और अधिक मूल्यवान लगने लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे अब मोहब्बत ज्यादा हो गई है या फिर इशिका का उसके जिंदगी से जाने के बाद उसके जिंदगी में ज्यादा दुख आ गया है। इधर ग्रोवर मेंशन में विक्रांत अपने स्टडी रूम में आ गया था, और जैसे उसने ये न्यूज देखी थी कि किसी गोल्ड डिगर ने विक्रांत ग्रोवर से शादी कर ली और वो जो ग्रोवर इंडस्ट्रीज का एक इकलौता वारिस है, तब उसका दिमाग घूम गया था। तभी उसने झुंझलाते हुए राजवीर को फोन किया। जैसे ही 2-3 घंटे के बाद राजवीर ने फोन उठाया, सामने से राजवीर छल्लाकर बोला, विक्रांत, तुम्हें पता है मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरे भाई, इस वक्त फोन करना ठीक नहीं है। मेरी पत्नी को पसंद नहीं आता। वो खामखाम मुझ पर शक करेगी कि इतनी रात को मेरे पास किस लड़की का फोन आता है। और तुम्हें पता है यार, हमारे बारे में तो वैसे ही कितनी अफवाहें हैं। प्लीज इस समय कॉल मत किया करो। लेकिन उसे पता नहीं था कि विक्रांत के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। उसने उसे इसलिए क्यों कॉल किया है। तभी विक्रांत तीखे स्वर में कहा, राजवीर, मुझे उन ब्लॉग्स को अभी के अभी हटवाना है, तुरंत। राजवीर ने थकते हुए उत्तर दिया, क्या कह रहे हो विक्रांत तुम? तभी विक्रांत ने उसको सारी बात बता दी, एक एक करके कि किस तरीके से ब्लॉग्स में उसके और इशिका के बारे में छपा हुआ है। वो चाहता था कि अभी के अभी उन ब्लॉग्स को और उन न्यूज को हटा दिया जाए।
तभी राजवीर ने उसे कहा, विक्रांत, कल सुबह सबसे पहला काम यही होगा। तुम चिंता मत करो, अभी आराम कर लो, सो जाओ। वो जानता था कि यदि अब वो हवेली में आता तो उसकी पत्नी शायद उसे बाहर निकाल देती। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा कंज्यूमिंग थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति रात को बाहर निकले या फिर उसका पति फोन पर किसी से बात करे। हालांकि वो अपने दोस्तों से बात करता तब भी उसकी पत्नी बिफर पड़ती कि वो उसके साथ तो इतनी देर तक कभी बातें नहीं करता और दोस्तों को ज्यादा टाइम देता है। तभी बेचारे को यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त वो अगर विक्रांत के पास चला जाए तो उसकी पत्नी उसे घर पर दोबारा आने ही ना दे। तभी विक्रांत ने शांति से उससे कहा, तब तक तो बहुत लोग देख चुके होंगे। तभी राजवीर ने चिढ़कर कहा, यार इस आवाज में बात करोगे तो मैं आकर कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। विक्रांत ने अपनी क्षणों की चुप्पी के बाद कहा, ठीक है। राजवीर फिर बोला, चलो अभी आराम कर लो, सुबह बात करेंगे, गुड नाइट। और उसने इतना कहते ही फोन काट दिया। लेकिन विक्रांत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो लगातार मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था और वो अपने आप बड़बड़ाते जा रहा था। सच चाहे जो भी हो, किसी ने ग्रोवर परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने की हिम्मत की है, उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। क्या लगता है अब आपको दोस्तों, क्या नया मोड़ लेगी कहानी? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। सुकून एफएम को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी पर एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।